आज आपकी मुलाकात डॉक्टर आयशा और अवैस से करवा रहे हैं। दोनों बसारत से महरूम हैं और बड़ी जद्दोजहद के बाद इस मुकाम तक पहुंचे हैं। इन दोनों की दास्तां बसारत रखने वालों के लिए ज़बरदस्त मिसाल है। मुझे स्टार्टिंग में ही बड़े मतलब लोग आपको कह के चले जाते हैं ओए होए इसको नज़र नहीं आता या ऐसी बातें। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं ब्राइट फेसेस ऑफ पाकिस्तान। बज़ाहिर तो डिसेबल लगते हैं लेकिन आउटस्टैंडिंग एबिलिटीज़ से अल्लाह ने इनको बहुत ज़्यादा नवाजा है। ये हैं डॉक्टर आयशा जिन्होंने पीएचडी इन एजुकेशन किया है, और ये हैं उनके हस्बैंड अवैस साहब जिन्होंने एमफिल इन आईआर किया हुआ है और दोनों पढ़ाते हैं और बड़ी स्मूथली लाइफ गुजारते हैं। इनसे जानेंगे कि इनकी लाइफ की स्टोरी, कि दोनों की शादी कैसे हुई और ये लव मैरिज थी। अच्छा, और उसके बाद कि इन्होंने पीएचडी के बाद इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, या दोनों को, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? अल्लाह हाफ़िज़। कहते हैं अल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਦਲੀਲ कराओ। इधर तो हमारे बच्चों ने पूछना मैम आप हमें किस तरह रोकती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि आप दोनों को मुबारक हो कि पाकिस्तान के ब्राइट फेस हैं आप। और मुझे बताएं कि आपने पीएचडी इन एजुकेशन किया और आपके हस्बैंड अवैस साहब जो हैं इन्होंने आईआर के अंदर एमफिल किया। अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा पहले। जी, मैं बेसिकली हम 5 बहन भाई हैं जिसमें से 3 जो हैं विजुअली इम्पेयर्ड हैं। मेरी जो एल्डर सिस्टर हैं वो सीएसपी ऑफिसर हैं, शी इज़ इन फॉरेन सर्विस। साइमा सलीम। जो मेरे छोटे भाई हैं इज़ द फर्स्ट ब्लाइंड जज इन पाकिस्तान, यूसुफ सलीम, एंड आई एम द थर्ड वन, आयशा सलीम, एंड रिसेंटली डिड माई पीएचडी एंड रिकग्नाइज्ड एज डॉक्टर आयशा सलीम। दवाई देने वाले या दूसरे? नहीं, दवाई देने वाली नहीं, एजुकेशनल। सही। जो आपकी बड़ी बहन है वो भी ब्लाइंड है? वो भी ब्लाइंड है और भाई भी ब्लाइंड है। सही। और सर, आप अपने बारे में काइंडली बताइएगा कि आपकी फैमिली में कौन कौन है और क्या क्या कर रहे हैं? जी, हम 6 बहन भाई हैं। हम 2 भाई हैं और 4 बहनें हैं, और मेरी एक सिस्टर भी ब्लाइंड है। इस तरह यानी हम 2 बहन भाई ब्लाइंड हैं और 4 जो हैं वो एबल्ड हैं। और मैंने जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर से बीएस ऑनर्स किया डिस्टिंक्शन के साथ, और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस में एमफिल कंप्लीट किया। एमफिल कंप्लीट करने के बाद मेरी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू रिक्रूटमेंट हुई एज लेक्चर पॉलिटिकल साइंस, और 2015 से मैं गवर्नमेंट कॉलेज मॉडल टाउन लाहौर में पढ़ा रहा हूँ एज लेक्चर। वाह, माशाल्लाह। देखें उन्होंने कितना अच्छा बताया, आपने बताया नहीं कि आप पढ़ा भी रही हैं। हाँ, बस मिस हो गया ना। मुझे बताएं कि जब आपने दोनों ने एक दूसरे को कैसे मिले, शादी कैसे की आप लोगों ने, लव मैरिज थी ये? बता नहीं रहे। नहीं, असल में इसमें इस तरह है कि हम दोनों स्कूल फेलोज़ हैं। आयशा और मैं दोनों अजीज़ शान बेगम ट्रस्ट इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड, जो कि एक निजी इदारा है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए लाहौर में, वहाँ से हमने मैट्रिकुलेशन किया। लेकिन आप ये समझिए कि शादी से 6 माह पहले तक हमारी फैमिलीज़ को शायद ये कभी भी जहन में भी नहीं होगा कि ये रिश्ता इज़्दवाज में हम दोनों मुंसलिक बन हो सकते हैं, बन सकते हैं। तो बस अल्लाह ताला ने जोड़े आपको पता बनाए हैं, तो बस हमने बस नीचे बस मैसेज ही करने थे हमने, बस। ऐसा ही था। दाल में कुछ काला है। अच्छा, मुझे बताएं, माशाल्लाह आपने क्या जी? पूरी दाल ही काली लग रही है। अच्छा, माशाल्लाह, देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि आप हंसमुख हैं दोनों, और स्पेशली आप काफ़ी अच्छा हंसती हैं, कह का आपका बड़ा मज़े का लगता है। मुझे बताएं मैम कि किन किन मुश्किलात का सामना करना आपको पड़ा जब पीएचडी आप कर रही थी, इवन जब आप छोटे थे? देखिए, पहले सबसे पहले तो सोसाइटी की तरफ से एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम होता है, जो हमारे वालिदैन ने फेस किया, इनके वालिदैन ने, मेरे वालिदैन ने। जब हम छोटे-छोटे से थे, लोग कहते थे इन्हें मस्जिद में भेज दो, ये कुरान हिफ्ज़ कर लें, ये कुछ कर नहीं सकते, ये पढ़ नहीं सकते। देन हमारा एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में, अज़ीज़ जहान में एडमिशन हो गया। वहाँ से हमारी मैट्रिकुलेशन है। मैट्रिक तक बड़ा स्मूथ जर्नी था, क्योंकि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जहाँ सारे के सारे हमारे जैसे थे। वहाँ पे हम हँसते खेलते थे, तो पता नहीं चलता था मास्टर के रवैये क्या हैं, वो वालिदैन फेस करते थे। लेकिन द मोमेंट वी केम आउट ऑफ आवर स्कूल, कॉलेज में गए, लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी से मैंने इंटरमीडिएट किया और ऑनर्स किया।
तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि सोसाइटी का फेस शायद इतना कंफर्टेबल हमारे लिए नहीं है। मुझे स्टार्टिंग में ही बड़े मतलब लोग आपको कह के चले जाते हैं वो इसको नज़र नहीं आता या ऐसी बातें, या इवन मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड थी, सो कॉल्ड फ्रेंड, जो मुझे जब वैन में छोड़ने आती थी तो एक दफ़ा अंकल ने उससे कहा बेटा आप बहुत अच्छी हैं, तो अगर कहती मैं तो तरस खा के छोड़ के जाती हूँ। तो मैं अगर इस पे तरस ना खाऊं तो पता नहीं कौन लेकर आए इसे, मतलब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है ना, जिस तरह इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है इस तरह सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है। और फिर मतलब उसे लगा कि नेक्स्ट डे से मैंने उसके साथ आना जाना बंद कर दिया, बिकॉज खाली एक वही तो नहीं है ना दुनिया में। उसको इतना इस चीज़ ने टीज किया कि फिर वो हर वक्त कहती थी अगर लोग इसका हाथ ना पकड़े तो ये चल ही नहीं सकती। लेकिन उल्टा आपको टीज करना शुरू हो गई? टीज करना शुरू हो गई, मैं तो इसकी तरफ थूकूं भी ना, इस तरह की बातें। देन 2015 में मेरी अपॉइंटमेंट हुई एज लेक्चरर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट इंटरव्यू था, उसी में सिलेक्शन हो गई। फिर मैंने सोचा कि अब तो यूनिवर्सिटी में जॉब होगी, अब तो पीएचडी करनी पड़ेगी। प्लस एट द सेम टाइम ख्वाब भी था नाम के साथ डॉक्टर लगाना। वो एमबीबीएस वाला डॉक्टर तो हम बन नहीं सकते, तो जो बन सकते हैं वो तो बन के दिखाए ना। फिर वो क्यों नहीं आप बन सकते, उसमें क्या वजह है? उसमें बेसिकली वो सारा काम ही आई साइड का है ना। इंजेक्शन देखें आप किसी और नर्व में लगा दें, किसी और नर्व में लगना हो तो बंदे की जान चली जाएगी। देखिए इतना रिस्की काम नहीं ये ना कोई बंदा साथ आया हो तो आप उसको टीका वही ना, जो पेशेंट है उसको छोड़ के हम उसके साथ वाले को कुछ दे दे। मुझे ये बताइएगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि आप पेपर्स किस तरह करते थे? बेसिकली हम जो 2005 तक थी हमारी एजुकेशन मेट्रिकुलेशन, वो हमने ब्रेल में पेपर दिए। और तब क्योंकि कंप्यूटर की फैसिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी और हर बंदे के पास लैपटॉप और स्मार्टफोन्स ये चीज़ें नहीं थी, तो ये होता था या तो ब्रेल में बुक्स होती थी या फिर मेरे अब्बू जो थे वो रिकॉर्डिंग करते होते थे हमारे लिए, और हम वो रिकॉर्डिंग सुन के याद कर लेते थे और ब्रेल में पेपर देते थे। ये 6 डॉट्स पे बेस करता है सिस्टम। मुझे बताएं कि आपने इनके साथ जो आपके हस्बैंड है अभी एमफिल किया इन्होंने आईआर में और लेक्चरर भी हैं, तो मिले कैसे थे आप? मैट्रिक में आप इकट्ठे थे? नहीं, ये मेरे भाई के क्लास फेलो हैं यूसुफ के। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। वैसे कभी जिंदगी में नहीं सोचा था इनसे भी शादी हो सकती है। यानी इन जैसे बंदे से कैसे बाय नेचर कैसे? नहीं, मैं 2014 तक मजाक उड़ाती थी कि जिनकी इससे शादी होगी वो साइकेट्रिस्ट से इलाज कराएंगे। ऐसा क्यों था? बिकॉज ही इज वेरी सोबर एंड सीरियस, पता ही नहीं चलता है सोच क्या रहे। मुझे बताएं कि जब आप काम करते हैं घर के तो मसला नहीं होता? कैसे? देखिए एक आम बंदा जब काम करता है वो डिपेंड कर रहा है अपनी आई साइट पे। साइंस कहती है कि आप 75% ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो ले रहे हैं वाया आई साइट, 13% बाय ears and by 12% बाय टच, स्मेल एंड टेस्ट। तो हमारी वो 75% वाला तो सिस्टम ही नहीं है, तो हम वो 25% पे डिपेंड कर रहे हैं। और वो 25% का हम ये कर रहे हैं कि हमारा 50% हेयरिंग पे डिपेंड करना शुरू हो गया, बाकी हमारा टच स्मेल पे डिपेंड कर रहा है, और उसकी बेस पे हम लाइफ गुजार रहे हैं। काम सारे हो जाते हैं, थोड़ी सी स्पीड स्लो है, या आप ये कह सकते हैं कि एक बंदा जो देख के कर रहा है उसे नेचुरली उसने एग्जैक्ट उसी जगह पे हाथ रखना है, एग्जैक्ट उसी जगह से चीज़ उठानी है, तो हमने थोड़ा सा टच करके उस तक पहुंचना है और फिर उस चीज़ को करना है। सिर्फ इतना सा फ़र्क है, बाकी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कोई काम ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते परफेक्शन से। पेपर्स के अंदर चीटिंग कैसे करते हैं आप लोग? करते ही नहीं है, जरूरत ही ऐसा नहीं है आप मेरे बारे में मेरी हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहती होती थी इसके सामने अगर बुक भी खोल के ऑडियो में रख दोगे ना ये नहीं सुनेगी। अच्छा, जरूरत ही नहीं। नहीं, देखें ये बताएंगे अभी, ये बताएंगे। नहीं ये कहना बिल्कुल गलत होगा जी कि हम करते ही। हाँ, उसमें ये होता है कि जो आम साइटेड स्टूडेंट्स बैठे हैं वो तो देख सकते हैं ना, ये एक दूसरे का पेपर हल्का सा ग्लिम्स दिखा दी तो नहीं, हम हल्का सा पूछ लेते हैं, जैसे ही दरवाजे से पता चला जी इन्विजिलेटर इज आउट ऑफ द रूम। कैसे जज करते हैं कि कौन बोल रहा है? आपको तो डॉच दे सकता है ना कोई आवाज चेंज करके, या फिर उसके बाद कोई बंदा किसी और साइड पर खड़ा है तो वो बोल सकता है। आप जज कैसे? हम वॉइस फ्रीक्वेंसी से जज कर लेते हैं। एक तो हमें पता होता है किसकी वॉइस कैसी है, किसकी श्रिल्ड है, किसी की ज़्यादा लड़की है तो उसकी अगर मोटी आवाज़ है, कोई कितनी बदल सकता है, नंबर 1। नंबर 2 हमें पता होता है कि क्लास में बच्चा कौन सा किस प्लेस पे बैठता है, किसका ग्रुप किधर बैठता है, तो हमें आइडिया होता है कि किस ग्रुप के बच्चे जो है इस टाइम आपस में कुछ कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं या कोई एक्टिविटी और कर रहे हैं। एक बच्चे प्रेजेंटेशन दे रहा था तो उससे सवाल पूछा, उससे जवाब नहीं आ रहा था, तो वो पीछे वाले की तरफ देख रहा था। मैंने कहा जिसने इसे बताया उसका बाहर जाके एक्सीडेंट हो जाएगा। उसके बाद पूरी क्लास चुप हो गई। यानी कि बच्चे डर जाते हैं कि अब बदुआ देंगे तो वो लग मैम आपकी लग भी जाती है, अल्लाह आपकी बदुआ से बचाए।
मुझे बताएं कि आवाज़ से ब्यूटी जज हो जाती है कि यार ये कितना प्यारा होगा लड़का या लड़की? नहीं, वो हमारी अपनी कॉग्निशन है, इमेजिनेशन है। अब अल्लाह जाने वो खूबसूरत है या नहीं है, लेकिन हमारे माइंड में उसका एक इमेज बन जाएगा। जैसे आपका जो इमेज है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपकी आवाज़ से जो आपका इमेज है ना, कि आप मुझे इनोसेंट लगते हैं, और आप बिल्कुल सच, बिल्कुल सच। आपकी आवाज़ कहते हैं ना चालाक लगता है, कभी ये कहते हैं। आपकी आवाज़ से मुझे लगता है कि आपका जो फेस है वो फेयर होगा और आप गुड लुकिंग होंगे। बिल्कुल सच कहा, बिल्कुल सही। मैम आपका क्या है? आप वाकई जो हस्बैंड मेरे कह रहे हैं सेम टू सेम मेरे भी बोलिए। बिल्कुल सच कहा आपने। ऐसे आप फोन किस तरह करते हैं अमूमन? मोबाइल आप दोनों के पास हैं मोबाइल्स, आप मुझे बताइएगा थोड़ा सा कैसे यूज करते हैं? अच्छा ये देखिए, जिस तरह से मोबाइल है, एक आम बंदा, अब मैंने इस पे लगाया हुआ है जैसे थंब इम्प्रेशन, ठीक है। अच्छा मैंने सोशल ऐप्स का एक फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे व्हाट्सएप है, ट्विटर है, मैसेंजर है, फेसबुक है, ठीक है। मैंने फेसबुक पे क्लिक किया, ये सब कुछ वो बोल रहा है, मुझे वो बोल के बता रहे हैं। अच्छा मैम मुझे बताइएगा कि सारी चीज़ें आप बड़ी परफेक्टली और स्मूथली माशाल्लाह कर रही हैं, जिसमें घर के काम भी हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं? मतलब गाने सुनते हैं, जुगते मारते हैं उनको क्या करते हैं? गाने सुनती हूँ बहुत शौक से, जब फ्री होती हूँ, कभी 2-3 घंटे हो तो नॉवेल्स सुनती हूँ, या कभी कोई ड्रामा देख लिया। क्रिकेट मैच देखते हैं हम दोनों मिलके। ड्रामा कैसे देखती हैं आप? ड्रामा सुनते हैं ना, जाहिर सी बात है, देखते तो नहीं है। इमेजिनेशन फिर खुद करती हैं आप? हाँ जी, वो तो नॉवेल में भी बड़ी अच्छी इमेजिनेशन होती है, बल्कि इमेजिनेशन में हम ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। इतना हीरो होता नहीं जितना ये बना देते हैं। इनको जुगते शुगते ही मारती है नहीं? इनसे खाती हूँ, मारती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे झुकते नहीं मारनी आती है। सर आप क्या करते हैं? मैं क्रिकेट देखने का पहले तो बहुत ज़्यादा शौक था, अब थोड़ा कम हो गया, लेकिन क्रिकेट देख ली, स्टेज ड्रामा के क्लिप कभी कभी मूड बने तो वो यूट्यूब पे सुन लिए, और बाकी न्यूज़ रऊफ क्लासरा। कुछ जो यूट्यूबर्स हैं जो मुझे पसंद है उन्हें मैं सुनता हूँ। अच्छा पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक से दूसरे को मुख्तलिफ बनाया है, और हर इंसान की एबिलिटीज़ भी मुख्तलिफ रखी हैं। किसी के अब हमारे साथ जिस तरह डिसेबिलिटी है, किसी के पास खूबसूरत कम होगा, या किसी के पास बोलने का अंदाज़ अच्छा नहीं होगा, मे बी वो लाइक अच्छा हो लेकिन प्रेजेंटेशन में नहीं वो इतना अच्छा दे सकता होगा, प्रेजेंटेशन मार्क्स अच्छे नहीं ले सकता, या कुछ और कमियां हैं, किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो पढ़ नहीं पा रहा, या कुछ भी। तो हर इंसान की ज़िंदगी जो है अल्लाह ने मुश्किल बनाई है, और उसकी अपनी आजमाइशें हैं। सबसे पहले तो ये याद रखें कि आप ज़िंदगी में तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक अल्लाह का करम ना हो और आपकी डिटर्मिनेशन ना हो। ख्वाब ज़रूर देखें, ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वो भी करें, क्योंकि खाली ख्वाब देखने से कुछ भी नहीं होगा। अच्छी इमेजिनेशंस आपको कभी मंजिल तक नहीं लेके जा सकती। ऐसा ही है। मंजिल तक आप सिर्फ तभी जाएंगे जब आप उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे। जी मेरा ख्याल है कि आयशा ने कॉम्प्रिहेंसिव एक मैसेज दे दिया। उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जैसा कि हमारे साथ एक डिसेबिलिटी है। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जितनी भी चीज़ों को तख्लीक किया, अल्लाह ताला किसी को डिसेबल तख्लीक नहीं कर सकता। ये हमारी सोच है। अल्लाह ताला जिस चीज़ को भी बनाता है वो कभी भी बेमकसद नहीं हो सकती। मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान के अंदर डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं, उसका ज़िंदगी को गुजारने का अंदाज़ मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन उसमें कमी नहीं, कुदरत कमी नहीं रख सकती। हमारी वो सोच है जो इन चीज़ों को कमी के पैमाने पे तोलना शुरू कर देती है। तो हम किसी को कह देते हैं जी वो डिसेबल है, या किसी को हम एबल कह देते हैं। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की दी हुई सलाहियतों के मुताबिक गुजारने की कोशिश कीजिए, मेहनत करें। बाकी जो कामयाबी है वो आपका नसीब है, अल्लाह ताला आपको ज़रूर दे। वाह जी वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरी दुआ है कि आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। और मुझे थोड़ा सा एक जाती दफ़ा बता दीजिएगा, ये थोड़ा सा मुझे फील आता है जैसे रनमुरीद टाइप है। नहीं, वो तो बल्कि निगेट कर रहे हैं मेरे पॉइंट्स को। लेकिन अभी डिसएग्रीमेंट किया मैंने एक, हर पॉइंट को सेकंड कर रहे थे साथ साथ। तो नहीं नहीं, देखिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं, और वैसे भी रन मुरीद की इज्जत कोई नहीं होती। जो औरत अपने शौहर को बादशाह समझती है तो वो मलका कहलाती है, जो गुलाम समझती है वो गुलाम की वो कनीज कहलाएगी। तो इज्जत ऐसे ही होती है कि अगर आप इज्जत दो तो अल्लाह आपको भी इज्जत देता है। वाह जी वाह, कितनी अच्छी बातें की, और लाइटर नोट पर हमने बातें की, और इसका मकसद दिल आज़ारी नहीं था किसी की, बल्कि हौसला अफजाई था, और बताना था कि कितनी अच्छी लाइफ ये गुजारे। और माशाल्लाह स्पेशली PhD और MPhil IR, और दोबारा ये आगे PhD में एडमिशन ले रहे हैं। इकबाल कहते हैं कि
अफराद के हाथों में है कौम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। देखते रहे उर्दू पॉइंट, मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह ने के बाद।